हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 100 के बारे में। और दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लास का पार्ट 100 है। तो इससे पहले कि अगर आपने 99 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और आप अगर उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस के ये 100 पार्ट्स पूरे पूरे देख लेते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन और इनके नोट्स आप बना लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, भले ही आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। अभी हाल ही में दोस्तों आपको बताया वीडियो के एग्जाम पेपर हुए थे, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पेपर हुए थे। उनमें इन पोस्टमार्टम क्लासेस से कभी कभी तो एक ही प्रश्न से 4 से 5 प्रश्न अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियोज हैं। आज हमारा पोस्टमार्टम क्लासेस का ये 100वां पार्ट है, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड या पीसीएस का जिनका प्री का एग्जाम है या आरओआर का जिनका एग्जाम है, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है। और आपके आगामी एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और 10 प्रश्नों को डिटेल से मैं आपको बताते हुए चलूंगा। और ये सभी प्रश्न यूके ट्रिपल के वीडियो वीपीडी और कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, जिनको मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। और 99 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आपको 99 पार्ट्स देख लीजिएगा दोस्तों। और आप कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आप दोस्तों बोलते हैं कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है तो हम पोस्टमार्टम क्लासेस भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ अब मैं आप सोच रहा हूं दोस्तों कि आपको मैं डेली 30 वन लाइनर क्वेश्चन कराऊं। तो 30-30 करके हम एक पेयर बनाएंगे और उसी के साथ साथ में पोस्टमार्टम क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपके रिव्यूज कि आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक पढ़ा जाए और उसमें से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और 30-30 करके आपको क्वेश्चन बताते हुए चला जाए, जो कि आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स होने वाले हैं अप्रैल या उसके बाद जो एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स या प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और आपको ये 100 पार्ट्स देख के कैसा लगा, अगर आपने सभी किसी ने भी ये 100 पार्ट्स देखे हुए हैं तो आप रिव्यूज़ में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी। एक एक कमेंट आप लोग सभी जरूर करें, क्योंकि ये 100 पार्ट्स कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। और अगर आप इन वीडियोज़ को सीरियसली देखते हैं ना दोस्तों, एक कंप्लीटली रिवीजन आपका हो जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि मैंने आपको 99 में होमवर्क भी दिया था, सभी लोगों का आंसर सही भी था, कि चंद राजाओं में निम्न में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे दोस्तों? ज्ञानचंद थे, जिन्हें हम गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जानते हैं। और चंद राजवंश में सर्वाधिक कार्यकाल जिनका था वो कौन थे? गरुड़ ज्ञानचंद जी थे, जिनका टाइम पीरियड दोस्तों 1365 से लेकर के 1420 तक माना जाता है। और यह चंद राजवंश के 29वें शासक थे। कौन से? 29वें शासक थे और अभय चंद के पुत्र थे। चंद राजवंश के संस्थापक कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, सोमचंद क्या हैं? चंद राजवंश के संस्थापक हैं। और चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे? गरुड़ ज्ञानचंद थे। ठीक है, इन्हें चंद राजवंश का शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है और इनका सर्वाधिक कार्यकाल था। और अभय चंद के पुत्र के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों ज्ञानचंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानचंद का एक प्रसिद्ध सेनापति था, कौन? नीलू कठायत। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि नीलू कठायत किसका सेनापति था, जो कि देशभक्ति हेतु प्रचलित था या प्रसिद्ध था, तो या राजभक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो था नीलू कठायत किसका? ज्ञानचंद का ही सेनापति था। ठीक है, यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद शासक था। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि चंद राजवंश का पहला ऐसा कौन सा शासक था, या चंद राजवंश का पहला शासक जो कि दिल्ली दरबार में गया। तो दिल्ली दरबार में जाने वाला प्रथम शासक कौन था? ज्ञानचंद था, जो कि दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद या ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि भी दी गई थी। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसके द्वारा नवाजा गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नवाजा गया था। अब दोस्तों ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। कहीं कहीं ये लिखा जाता है कि ज्ञानचंद चंद राजवंश का पहला शासक था, जो कि दिल्ली दरबार के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया। कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया। लेकिन एग्जैक्टली आप फिरोज शाह तुगलक याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। किसके दरबार में गया था? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इसे गरुड़ की उपाधि से नवाजा गया था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से किसने नवाजा? फिरोज शाह तुगलक ने नवाजा। ठीक है, क्योंकि इसने वहां पे गरुड़ का शिकार कर दिया था एक ही बाण में। ठीक है, इस टाइप से। बाकी ज्ञानचंद दोस्तों इसे विष्णु का उपासक के रूप में जाना जाता है और ज्ञानचंद के राज्य चिन्ह के रूप में गरुड़ को जाना जाता है। ठीक है, ज्ञानचंद किसका? विष्णु का उपासक था और ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़ था। वैसे चंद्र राजवंश का राज्य चिन्ह दोस्तों गाय थी, या राज्य चिन्ह क्या था? गाय थी। लेकिन ज्ञानचंद का जो राज्य चिन्ह था होता है गरुड़। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है।
बाकी गरुड़ ज्ञानचंद के अब तक दोस्तों 12 से अधिक जो लेख हैं या ताम्रपत्र हैं वह पहचान में आ चुके हैं। इसी के साथ साथ यहाँ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है दोस्तों, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि किस ग्रंथ के अनुसार कटेहर शासक खड़गू सिंह ने कुमाऊं के शासक के दरबार में शरण ली थी? तो तारीख ए मुबारक शाही, कौन सा, याद रखिएगा दोस्तों, तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ के अनुसार कटेहर के शासक या कटेहर के राजा खड़कू सिंह ने कुमाऊं के शासक के दरबार में शरण ली थी। और उस टाइम पे कुमाऊं का शासक कौन था? ज्ञानचंद था। तो इस प्रकार का प्रश्न आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ के अनुसार कटेहर के शासक खड़कू सिंह ने किस कुमाऊं शासक के दरबार में शरण ली थी? तो ज्ञानचंद के दरबार में इन्होंने शरण ली थी। ज्ञानचंद को ही दोस्तों सोर का विजेता भी माना जाता है। तो सोर को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? ज्ञानचंद था। कहीं कहीं भारती चंद का नाम आता है, लेकिन किताबों में साफ लिखा गया दोस्तों कि सोर का विजेता भी ज्ञानचंद था, न कि भारती चंद। और सोर को जीतने वाला प्रथम चंद्रवंशी शासक कौन था हमारा? वह भी ज्ञानचंद था, जिसे मझेड़ा ताम्रपत्र में श्री राजा विजय ब्रह्म भी कहा गया है। तो मझेड़ा ताम्रपत्र में इसे क्या कहा गया है? श्री राजा विजय ब्रह्म भी कहा गया है। बाकी सीरा खड़कोट जो पिथौरागढ़ से एक ताम्रपत्र मिला है, उसमें इसे राजा या महाराजाधिराज कहा गया है। इसीलिए कारण महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद्र शासक कौन था? हमारा गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, और गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? नीलू कठायत था, जिसकी हत्या ये बाद में खुद स्वयं ही कर देता है। ठीक है, बाकी तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में यह गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि भी दी है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों कटिहार के जो खड़गू सिंह था, ठीक है, उसने यहाँ पे शरण ली थी और उसके युद्ध में भी उसके साथ दिया था इसने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको फिलहाल यहाँ पे बता दिया। इतनी चीज़ें आपको गरुड़ ज्ञानचंद से याद रखनी है। तो आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद। ठीक है, बाकी चंद्र राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्र राजवंश का संस्थापक था सोमचंद। आप चंद्र राजवंश में कुल कितने शासक हुए दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है चंद्र राजवंश में कुल कितने शासक हुए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? अब दोस्तों यह प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा तो गया था, लेकिन विवादास्मक ये आंसर आयोग ने दिया। आयोग ने इसका आंसर दिया 9.42 लाख या 9.42 लाख, जबकि आयोग ने यहाँ पे ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया है। अगर हम बात करें देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या के बारे में, तो देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या थी 9,41,941। अब अगर एक्चुअली डाटा देखा जाए तो इसमें से आंसर होना चाहिए था उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आयोग ने एक अप्रॉक्स डाटा दे दिया है 9,41,941 के बदले उसने 9.42 लाख आंसर दे दिया है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है दोस्तों यह प्रश्न रिलेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में अगर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होता और यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता, जैसे 8.72 लाख इस टाइप से कोई ऑप्शन होता, तब तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता। लेकिन यहाँ पर आयोग ने उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया है। तो आप लोग फिलहाल नोट कीजिएगा, देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? 9,41,941, जो कि अप्रॉक्सीमेट है 9.42 लाख के। बाकी ये प्रश्न शायद आयोग डिलीट कर देगा, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये ऐसे टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना, ये सिर्फ अनुमान के आधार पर ही सही होता है, अगर आपने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। क्योंकि इतने जो हमारे 13 जनपद हैं, 13 जनपदों के ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, जनसंख्या, अब ये सारी चीज़ें तो याद हो नहीं सकती हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेटली हम एक अनुमान से इस प्रकार के प्रश्नों को करते हैं। लेकिन यह प्रश्न इंपोर्टेंट क्यों था? देखिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? हमारा देहरादून है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा? देहरादून है। इसीलिए देहरादून की कुल नगरीय जनसंख्या पूछी गई थी, जो कि 9.42 लाख आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है। तो अब यहाँ से दोस्तों 1 से 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि नगरीकरण के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? नगरीकरण के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। इसी के साथ साथ एक प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा था? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा था? देहरादून था। यानी कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है? देहरादून में निवास करती है। वहीं यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा था? तो बागेश्वर जिला सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला था। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका उल्टा अगर आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा बागेश्वर, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा देहरादून। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है? देहरादून में। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? बागेश्वर में। वहीं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? बागेश्वर में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? देहरादून में निवास करती है। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा। बाकी उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? नगरीकरण के अनुसार 20वां स्थान है। ठीक है, और
यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण कितना था, तो वो था 31.2%। कितना था? 31.2% था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और यहीं उत्तराखंड के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, तो ग्रामीण जनसंख्या थी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 69.77% और शहरी जनसंख्या कितनी है 30.23%। 30.23% उत्तराखंड की हमारी शहरी जनसंख्या मानी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वहीं उत्तराखंड में सर्वाधिक गाँव कहाँ स्थित है? सर्वाधिक गाँव दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा इसका 9.42 लाख जो कि आयोग ने दिया हुआ है। वैसे एग्जैक्टली जो मैंने आपको आंसर बता दिया था क्या, 9,41,941 देहरादून जनपद की हमारी कुल नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, और वहीं बागेश्वर जनपद की कुल नगरीय जनसंख्या पूछ सकता है क्योंकि सबसे कम है तो 9,079। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या है, 10 की वृद्धि दर के अनुसार कितना है, जनघनत्व के अनुसार कितना है, लिंगानुपात के अनुसार कितना है, हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है उत्तराखंड के जनगणना के ऊपर। 2011 वाली जो जनगणना है आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपके आगामी एग्जाम से तो भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन दोस्तों किया गया था राम सिंह धोनी जी के द्वारा। अब ये राम सिंह धोनी जी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये एक राष्ट्र सेवी पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं और मूलतः संबंध इनका था अल्मोड़ा जनपद से। जैसे महेंद्र सिंह धोनी अल्मोड़ा के थे ना, वैसे आपको याद रखना है कि राम सिंह धोनी भी कहाँ से संबंध है इनका, अल्मोड़ा से संबंध है। इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1893 को अल्मोड़ा के बिनौली, ये सालम पट्टी के अंतर्गत बिनौली नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब? 24 फरवरी 1893 को। ठीक है, इन्हें एक प्रसिद्ध राष्ट्र सेवी पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। और बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन भी किसके द्वारा किया गया था? राम सिंह धोनी के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? 1922 में। आपको याद रखना है 1922 में, जब ये जयपुर प्रवास के दौरान में गए थे, या जयपुर प्रवास के दौरान 1922 में इन्होंने बंधु नामक मासिक अखबार या मासिक पत्र का संपादन शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राम सिंह धोनी ने बहुत सारे काम किए, वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि राम सिंह धोनी जी के द्वारा अल्मोड़ा में छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना की गई। अल्मोड़ा में छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना राम सिंह धोनी जी के द्वारा की गई। शक्ति नामक अखबार के चौथे संपादक भी थे हमारे कौन? राम सिंह धोनी जी। इनके द्वारा ही 1914 में स्वामी सत्यदेव संपर्क के तहत शुद्ध साहित्यिक समिति और समर स्कूल संस्थाओं के सदस्य बने थे। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों भारतवर्ष में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा भी राम सिंह धोनी जी के द्वारा दिया गया था। ऐसा माना जाता है 1921 में राम सिंह धोनी जी ने जय हिंद का नारा दिया था और धोनी अपने मित्रों का अभिवादन जय हिंद नाम से करते थे। ये पॉइंट पे आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। और 1930 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी ही स्मृति में सालम में 1935 में राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना भी की गई है। तो प्रश्न बन सकता है इस एग्जाम में कि राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना कहाँ की गई है या कब की गई? तो सालम अल्मोड़ा में की गई। कब? 1935 में। ठीक है, और यही सालम जो है वह 1942 में, हमें पता है कि जन संक्रांति या 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस टाइम पे एक सालम एक महत्वपूर्ण जगह उभर के हमारा बाद में आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने दोस्तों बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ का गठन भी किया था और एट लास्ट में 1930 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राम सिंह धोनी जी के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मेनली बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन इन्होंने 1922 में किया था अपने जयपुर प्रवास के दौरान। ठीक है, जय हिंद का नारा भी सर्वप्रथम इनके द्वारा ही दिया गया था। इतने पॉइंट भी आपको याद रखना। अल्मोड़ा में छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। शक्ति नामक अखबार के चौथे संपादक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और कुमाऊं कमिश्नर विजडम ने दोस्तों इन्हें नायब तहसीलदार का पद देना चाहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ पे है दोस्तों। तो इनका समाधि स्थल है कहाँ पे? केदारनाथ में। ठीक है, और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली कहाँ पे है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली कहाँ पे है? तो जोशीमठ में इनकी तपस्थली है। जोशीमठ में इनकी तपस्थली है। ठीक है, इतने पॉइंट भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों कि इन्होंने 820 ईस्वी में अपने जो प्राण त्याग दिए थे, कहाँ पे त्यागे थे? केदारनाथ में त्यागे थे। इसी कारण आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है? केदारनाथ में स्थित है। और कब इन्होंने समाधि ली थी? यहाँ पे 820 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है पहले। ठीक है, 820 ईस्वी में। ठीक है, अब आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इनकी तपस्थली कहाँ पे स्थित है? जोशीमठ में स्थित है जो कि हमारा चमोली जनपद में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब
चार धाम आप लोगों को बताइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है। और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हमारे यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ में है, तो केदारनाथ के बारे में थोड़ा सा दोस्तों जान लेते हैं। चारों धामों में एक सर्वप्रसिद्ध धाम के रूप में केदारनाथ धाम को जाना जाता है, जो कि चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है, जो कि 3,581, ये हाइट याद कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम में पूछी गई है एक बार, 3,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम, और चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम के रूप में इसे जाना जाता है। और केदारनाथ जो ये धाम है, यहाँ पे जो लिंग है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग के रूप में जाना जाता है, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग के रूप में केदारनाथ धाम के लिंग को जाना जाता है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और केदारनाथ मंदिर की महत्वता के कारण ही दोस्तों स्कंद पुराण में हमारा जो ये गढ़वाल क्षेत्र है इसका नाम केदारखंड पड़ा था। आपको याद रखना है। आप लोगों को पता होगा कि स्कंद पुराण में हमारे कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है और गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया। तो केदारनाथ मंदिर की महत्वता के कारण ही इस क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। और केदारनाथ को ही दोस्तों नर नारायण ऋषि की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। केदारनाथ को ही आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और केदारनाथ जो ये मंदिर है, ये केदारनाथ मंदिर कत्यूर निर्माण शैली में बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। और केदारनाथ मंदिर के संस्थापक के रूप में दोस्तों अलग अलग लोगों का हमें नाम देखने को मिलता है। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना या संस्थापक शंकराचार्य जी थे, और कहीं कहीं ये भी मिलता है हमें कि पांडव वंश के जन्मेजय के द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसके अनुसार कर लीजिएगा कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, शंकराचार्य जी के द्वारा कराया गया था या फिर जन्मेजय जी के द्वारा कराया गया था, जो कि पांडव वंश के थे। दोनों नोट कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आप कर लीजिएगा। वैसे पहले यूबीटीआर के टाइम पे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, आंसर शंकराचार्य दिया गया था। ठीक है, बाकी केदारनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है बाद में कत्यूरी शासकों ने किया था, इसी कारण केदारनाथ मंदिर हमारा दोस्तों कत्यूरी निर्माण शैली में निर्मित है। ठीक है, और केदारनाथ मंदिर की जो पूजा है दोस्तों वह ब्रह्मकमल से की जाती है। पंच केदारों में प्रथम केदार के रूप में भी केदारनाथ धाम को जाना जाता है, जहां पर भगवान शिव के पीठ वाले भाग यानी कि कुबड़ वाले भाग की पूजा की जाती है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के रक्षक देवता के रूप में भैरवनाथ देवता को जाना जाता है, जो कि उनका मंदिर भी वहीं पे स्थित है। केदारनाथ के पास में दोस्तों शिव कुंड है, रुधिर कुंड है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है। बाकी केदारनाथ मंदिर के पास में ही भूकुंड भैरव है, तप्त कुंड है। ठीक है, बाकी केदारनाथ मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पुरंदर पर्वत की तलहटी पर स्थित है। ठीक है, इतने पॉइंट दोस्तों आप केदारनाथ मंदिर से फिलहाल नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो ये केदारनाथ मंदिर है इनका शीतकालीन आवास स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो केदारनाथ मंदिर या केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल है दोस्तों ओखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में। ठीक है, यानी कि शीतकाल में इनकी पूजा कहाँ पे की जाती है? केदारनाथ भगवान की ओखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सालोलादित्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और यह प्रश्न दोस्तों मैंने आपको बहुत बार कराया था, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी लोगों ने यह प्रश्न सही भी किया होगा। तो सालोलादित्य वंश की स्थापना दोस्तों इच्छर देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राजवंश मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है दोस्तों। कार्तिकेयपुर राजवंश जिसे उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के रूप में जाना जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड या मध्य हिमालय पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कार्तिकेयपुर राजवंश था। वहीं उत्तराखंड या मध्य हिमालय में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक राजवंश कौन सा था? वो था कुलिंद राजवंश। लेकिन ऐतिहासिक राजवंश पूछेगा तो वो था हमारा कौन सा? कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, जिसे कत्यूरी राजवंश भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार कत्यूरी और कार्तिकेयपुर को एक ही मानते हैं, यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में बसंत देव को जाना जाता है। और कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी थी स्टार्टिंग समय पे कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे थी, जो कि जोशीमठ के आसपास में स्थित था। और उसके बाद में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी को कार्तिकेयपुर जोशीमठ से स्थानांतरित करके बैजनाथ कत्यूरी घाटी बागेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम मुख्यतः प्रश्न की बात करते हैं, सालोलादित्य वंश की स्थापना किसने करी थी? इच्छर देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाकी कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा संस्कृत है। इनकी लिपि कौन सी थी? कुटिला थी। उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक एकता वाले वंश के रूप में कार्तिकेयपुर राजवंश को जाना जाता है। और उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम काल किस राजवंश के काल को कहा जाता है? तो कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश के काल को ही कहा जाता है। ठीक है, यहीं से दोस्तों एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कार्तिकेयपुर के लिए सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो E.T. एटकिंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब कार्तिकेयपुर राजवंश में राजभाषा संस्कृत थी, मैंने आपको बता दिया। प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर में थी, बाद में इनकी राजधानी को बैजनाथ में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अब कार्तिकेयपुर राजवंश में कुल 3 परिवारों ने शासन किया था। 3 परिवार में प्रथम परिवार था दोस्तों जो कि था बसंत देव परिवार। ठीक है, और इस बसंत देव परिवार का जो प्रथम शासक था बसंत देव, इस बसंत देव को ही कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और प्रथम कुल ये 3 परिवारों में दोस्तों 14 शासकों के द्वारा
शासन किया गया। टोटल कितने शासक हुए थे कार्तिकेयपुर राजवंश में? 14 शासक हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम परिवार में कितने शासक हुए थे? 5 शासक हुए थे। और प्रथम परिवार का प्रथम शासक था बसंत देव और अंतिम शासक था कौन? त्रिभुवन देव। दूसरे परिवार जो कि हमारा निम्बर वंश कहलाता है दोस्तों, तो निम्बर वंश के संस्थापक कौन थे? निम्बर थे। निम्बर वंश का संस्थापक कौन था? निम्बर था। और ये दूसरा परिवार का संस्थापक था। ठीक है, दूसरे परिवार में कितने शासक हुए? 4 शासक हुए। ठीक है, उसके बाद में तीसरा परिवार आया हमारा कौन सा? सालुरादित्य वंश। ठीक है, जिसे सालुरादित्य परिवार के नाम से भी जाना जाता है। और सालुरादित्य वंश में भी दोस्तों हमारे कितने? 5 शासक हुए थे। ये आपको याद रखना है। तो यहीं से आपसे देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने करी थी? बसंत देव ने करी थी, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का संस्थापक था। कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत निम्बर वंश की स्थापना किसने करी? ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। निम्बर वंश की स्थापना दोस्तों निम्बर ने करी थी। ठीक है, निम्बर ने निम्बर वंश की स्थापना करी थी, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का द्वितीय परिवार का संस्थापक था। और यहीं से यह प्रश्न पूछा गया था कि सालुरादित्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों सालुरादित्य वंश की स्थापना करी थी किसने? इच्छर देव ने। इच्छर देव ने सालुरादित्य वंश की स्थापना करी थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। और बालेश्वर और पांडुकेश्वर से हमें इच्छर देव के ताम्रपत्र भी प्राप्त होते हैं। तो इच्छर देव ने सालुरादित्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तृतीय परिवार जो था वो हमारा सालुरादित्य वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें इच्छर देव, देशर देव, पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव के द्वारा शासन किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि तृतीय परिवार हमारा सालुरादित्य का परिवार था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सालुरादित्य इच्छर देव के पिता थे, तो इच्छर देव ने अपने पिता के नाम से एक वंश की शुरुआत की थी, जिसे हम सालुरादित्य वंश कहते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो सालुरादित्य वंश की स्थापना किसने करी थी? इच्छर देव ने करी थी। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, या कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम कत्यूरी शासक कौन था? तो सुभिक्ष राजदेव था। ये भी आप याद रखिएगा, सुभिक्ष राजदेव, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि सालुरादित्य परिवार का भी अंतिम शासक था। जैसे कि सालुरादित्य वंश में इच्छर देव आया, देशर देव आया, पद्मदेव आया और सुभिक्ष राजदेव आया। और यही सुभिक्ष राजदेव हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सालुरादित्य वंश का अंतिम शासक भी कौन था? सुभिक्ष राजदेव ही था। ये पॉइंट दोस्तों आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी को कार्तिकेयपुर जोशीमठ नामक स्थान से बैजनाथ स्थित या कत्यूर घाटी में स्थानांतरित करने का श्रेय किसको जाता है? राजधानी परिवर्तन का श्रेय किसको जाता है? तो कहीं कहीं किताबों में लिखा गया कि सुभिक्ष राजदेव के द्वारा राजधानी स्थानांतरित की गई थी। कहीं कहीं लिखा जाता है कि सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज के द्वारा, जिसमें नरसिंह देव और अशांति देव दोनों के नाम आते हैं, उनके द्वारा अपनी राजधानी को यहाँ से स्थानांतरित किया गया था। तो ये पॉइंट दोस्तों आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप डायरेक्टली सर्च कीजिएगा कार्तिकेयपुर राजवंश बाय उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक। वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताई हुई है, वहाँ से आप एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पोस्टमार्टम क्लासेज में आपको बहुत बार इन सभी राजाओं के बारे में और इन सभी राजाओं की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो याद रखना है इच्छर देव के द्वारा सालुरादित्य वंश की स्थापना की गई थी, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश के तृतीय परिवार के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का वर्णन किया गया है? तो आईने अकबरी में दोस्तों तराई के 21 महलों का वर्णन किया गया। और यह प्रश्न 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहीं से एक प्रश्न एग्जाम में और भी पूछा जा चुका था दोस्तों कि आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं किस सूबे का अंग था? ठीक है, तो आईने अकबरी के अनुसार दोस्तों कुमाऊं जो था वह दिल्ली सूबे का अंग था। दिल्ली सूबे का अंग था। ठीक है, आईने अकबरी में हमें किस चंद शासक के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो रुद्रचंद के बारे में हमें आईने अकबरी में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? रुद्रचंद के बारे में। ठीक है, और रुद्रचंद अकबर से मिलने गया था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और रुद्रचंद चंद्र राजवंश का कौन सा शासक था? रुद्रचंद चंद्र राजवंश का दोस्तों हमारा 45वां शासक था। कौन सा शासक था? 45वां शासक था। इसने दिल्ली के मुगल शासक अकबर के समकालीन से माना जाता है। और आईने अकबरी में या अकबरनामा में हमें रुद्रचंद के बारे में ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो कि अकबर से मिलने गया था, 9 तिब्बती याक लेके, झप्पू लेके, कस्तूरी मृग, हिरणों की छाल आदि लेकर यह अकबर से मिलने गया था। ठीक है, और 1588 में लाहौर में इसकी अकबर से मुलाकात हुई थी। किसकी? हमारा रुद्रचंद की। और उसके बाद में रुद्रचंद को नौलखिया माल परगना, जिसे हम अभी वर्तमान में हमारा तराई भाबर क्षेत्र या उधमसिंह नगर के आसपास का क्षेत्र हमारा नौलखिया माल परगना या 84 माल परगने के नाम से जाना जाता है, वह अकबर के द्वारा ही रुद्रचंद को भेंट स्वरूप दिया गया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं रुद्रचंद के बारे में, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या है? आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का वर्णन है? तो 21 महलों का वर्णन है। और आईने अकबरी में कुमाऊं को किस सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। ये 2 पॉइंट आप फिलहाल यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तराई भाबर, थोड़ा तराई के बारे में बता दूं कि तराई जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1842 में दोस्तों तराई जनपद की स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और तराई भाबर का क्षेत्र मुख्यतः हमारा उधमसिंह नगर जनपद के आसपास का क्षेत्र तराई भाबर के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे प्राचीन समय में 84 माल परगना या नौलखिया माल परगने के नाम से भी जाना जाता है। और आईने अकबरी या अकबरनामा, जो कि जिसमें चंद्र राजवंश के शासक रुद्रचंद के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसी में एक इस क्षेत्र में 21
महलों का वर्णन किया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों आइए ये जो हमारा तराई भाबर क्षेत्र है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा कि चंद्रकाल में इसे नौलखिया माल कहते थे और 84 माल कहते थे। ठीक है, और अभी यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रकाल में तराई क्षेत्र में कितने परगने थे। तो चंद्रकाल में तराई क्षेत्र में हमारे 7 परगने थे। कौन कौन से थे? पहला था सहजगीर परगना, सहजगीर। ठीक है, जसपुर का प्राचीन नाम माना जाता है दोस्तों क्या? सहजगीर। याद कर लीजिएगा, जसपुर का प्राचीन नाम क्या था? सहजगीर था। अगला था कोटा, कोटा परगना। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोटा था। ठीक है, गोबिसाण भी कहा जाता है काशीपुर को। ठीक है, अगला था मुंडिया परगना, मुंडिया। तो मुंडिया किसका प्राचीन नाम था? भाजपुर का। ठीक है, अगला था गदरपुर परगना। पांचवा था बुक्साड़ परगना, बुक्साड़ यानी कि रुद्रपुर और बनबसा के आसपास का क्षेत्र हमारा बुक्साड़ परगना कहलाता है। अगला था चिंकी परगना और अगला था 7वां बक्सी परगना। तो और बक्सी किसका प्राचीन नाम था? नानकमत्ता का प्राचीन नाम था क्या? बक्सी। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी तराई भाबर क्षेत्र के बारे में दोस्तों बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कभी बाद में बात कर लेंगे। यहाँ से फिलहाल आप एक प्रश्न ये नोट कर लीजिएगा कि तराई भाबर क्षेत्र में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का जो नियम था वह कब बनाया गया था? 1897 में नियम बनाया गया था और 1906 में इस नियम को लागू किया गया था। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इतने पॉइंट आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, पूछा गया है। आसन, सौंग, गिरी या फिर टॉन्स। तो आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत सरल सा प्रश्न है कि सौंग नदी हमारी क्या है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो सौंग नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? सौंग हमारी गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सौंग किसकी सहायक नदी है? सौंग गंगा की सहायक नदी। जबकि आसन नदी, गिरी नदी और टॉन्स नदी ये हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तरकाशी जनपद में स्थित बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से या यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से। ठीक है, तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है या यमुनोत्री हिमनद से होता है, जो कि बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित है। ठीक है, और यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि हनुमान गंगा, कृष्णागाड़, आसन, गिरी, टॉन्स, कमलगाड़, भद्रीगाड़, ये कुछ हमारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? टॉन्स नदी है, जो कि यमुना से करीबन 2.5 गुना अधिक जल लेकर आती है। ठीक है, और टॉन्स नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? यह प्रश्न भी एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि टॉन्स नदी का उद्गम, वैसे रूपिन सुमिन हिमनद से दोस्तों टॉन्स नदी का उद्गम माना जाता है, लेकिन ये रूपिन और सुपिन दो अलग अलग नदियां हैं जो कि आगे चल के टॉन्स नदी बनाती है। ठीक है, टॉन्स नदी का उद्गम रूपिन सुपिन हिमनद से माना जाता है, जिसमें से जो सुपिन नदी है वह बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है सुपिन नदी, और रूपिन नदी निकलती है डोडरा क्वार क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद आगे बढ़कर ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे मिलकर आगे टॉन्स नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये मेनली जो टॉन्स नदी है वह यमुना में कहाँ पर मिलती है, ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो टॉन्स नदी या जिसे तमसा नदी भी दोस्तों कहा गया है, यह यमुना नदी से मिलती है कहाँ पे? नॉर्मली हमारा जो कालसी नामक स्थान है, कालसी और डाक पत्थर के बीच में हमारा ये यमुना नदी से मिल जाती है टॉन्स नदी। ठीक है, टॉन्स और यमुना का संगम कहाँ पे होता है, ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो कालसी और डाक पत्थर के बीच में हमारी टॉन्स नदी यमुना नदी से मिल जाती है, और आगे फिर यही नदियाँ हमारी आगे यमुना के नाम से राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमनद या यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से यमुना नदी का उद्गम होता है, और इसकी सहायक नदियाँ मैंने आपको बता दी है जैसे कि आसन, गिरी और टॉन्स। ठीक है, बाकी गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? हमारी सौंग नदी। ठीक है, सौंग के साथ साथ ही भागीरथी, अलकनंदा, नयार नदी, चंद्रभागा नदी, रतमऊ नदी, सोलानी नदी, ये हमारी कुछ गंगा की सहायक नदियां हैं। बाकी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, वहीं से हमारा गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, वैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद में इसे आगे गंगा नाम से जाना जाता है। और नदी तंत्र वाली वीडियोज में मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम से तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो वीडियो रहेंगी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाल सभा की स्थापना दोस्तों सत्य प्रसाद रतुड़ी जी के द्वारा की गई थी। कब? 1935 में। बहुत बार ये प्रश्न मैं आपको करा भी चुका हूँ। एक मैंने दोस्तों वीडियो बनाई हुई है उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास करके, वहाँ पे मैंने ये सारी सभाएं आपको बताई हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? सत्य प्रसाद रतुड़ी थे। ठीक है, आप कुछ और सभाएं भी थी वो भी आपको बता देता हूँ। गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1901 में दोस्तों गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? देहरादून में। किसके द्वारा की गई थी? तारादत्त गैरोला जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला दोस्तों सरोला सभा। तो सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 1904 में तारादत्त गैरोला जी के द्वारा टिहरी में सरोला सभा की स्थापना की गई थी। ऐसे ही थी एक हमारी गोरक्षिणी सभा जिसकी स्थापना 1907 में धनीराय मिश्र के द्वारा की गई थी, गोरक्षिणी सभा। अगला था गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना 1907-08 में मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है,
अमन सभा की स्थापना 1930 में दोस्तों की गई थी। किसकी? अमन सभा की स्थापना किस द्वारा की गई थी? 1930 में की गई थी। ठीक है। नशा नाशिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1906 में दोस्तों नशा नाशिनी सभा की स्थापना की गई थी रामशरण रतुड़ी जी के द्वारा। ठीक है। क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में की गई थी जोध सिंह नेगी जी के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सभाएं हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हल्द्वानी नगर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हल्द्वानी नगर दोस्तों कमिश्नर ट्रेल के द्वारा स्थापित किया गया था। हल्द्वानी नगर को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। और हल्द्वानी कहाँ पड़ता है दोस्तों? हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़े व्यापारिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। और हल्द्वानी नगर के संस्थापक के रूप में ट्रेल को जाना जाता है और ट्रेल के द्वारा 1834 ईस्वी में आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण कराया गया था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हल्द्वानी जो है यह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, जिसे हल्दुवाणी भी कहा जाता है। हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे हल्दुवाणी या हल्दुवाणी पहले कहा जाता था और वर्तमान में इसे हल्द्वानी नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हल्द्वानी से कुछ हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। हल्द्वानी नगर के संस्थापक के रूप में ट्रेल को जाना जाता है और ट्रेल के द्वारा हल्द्वानी की स्थापना कब की गई थी? 1834 में की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों हल्द्वानी के कुछ हमारे प्राचीन नाम भी हैं, जैसे कि बमौरी कांठा नाम से भी हल्द्वानी को जाना जाता है। ठीक है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों? काठगोदाम है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्या है? कोटद्वार है। ठीक है। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम भी हमारा हल्द्वानी के पास में ही स्थित है, हल्द्वानी से 5 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमौरी माना जाता है। ठीक है। और इसे कुमाऊं के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, राज्य के सबसे बड़े व्यापारिक नगर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि गौला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। ट्रेल के द्वारा इसकी स्थापना 1834 में की गई थी और इस ट्रेल के द्वारा ही हल्द्वानी को बसाया गया था। कब? 1834 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। बहुत बार आपको ये बता भी चुका हूँ मैं। हल्दू के पेड़ की अधिकता के कारण इसे हल्दुवाणी कहा जाता है। ठीक है। रुद्रचंद के द्वारा भी हल्द्वानी नामक स्थान पे पहले दोस्तों बस्तियाँ बनाई गई थी। ठीक है। 1834 में ट्रेल के द्वारा इसे बसाया गया था। अब अजय राउत जी की किताब में ना दोस्तों एक जगह पे लिखा गया कि रैम जी के द्वारा हल्द्वानी नगर की स्थापना की गई है, जो कि गलत है। ठीक है। मुख्यतः हल्द्वानी नगर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कमिश्नर ट्रेल को ही जाता है। ठीक है। और हल्द्वानी में सबसे अधिक नहरें बनाने का काम किसने किया था पूछा जाएगा? तो नहरें बनाने का काम दोस्तों हमारा हेनरी रैम जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे पहली रेल दोस्तों कब? 1884 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? हमारा रामपुर से लेकर के काठगोदाम तक चली थी। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 1884 में। ठीक है। और हल्द्वानी को नगर निगम 2011 में बनाया गया था, ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हमारी कहाँ पे स्थित हैं? नाहन पर्वत श्रृंखलाएं भी हमारी हल्द्वानी में ही स्थित हैं। ठीक है। और हल्द्वानी में आर्य समाजी भवन की स्थापना 1901 में की गई थी और सनातन धर्म सभा का निर्माण हल्द्वानी में 1902 में किया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। और 24 अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी पहुंची थी, मतलब चली थी। ठीक है। इसी के साथ साथ में हमारा हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1885 में दोस्तों हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई थी। हल्द्वानी नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो 1897 में हल्द्वानी नगर पालिका का गठन हुआ था। और भी दोस्तों यहाँ पे कई सारी चीज़ें थी, फिलहाल आप इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा जो कि, और हल्द्वानी को हरा नगर भी कहा जाता है मुख्यतः, एक आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हल्द्वानी के बारे में आप इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला हमारा प्रश्न है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था? तो 2008 में, मार्च 2008 में दोस्तों पंचायतों में, भले ही हम ग्राम पंचायतों की बात करें या नगर पंचायतों की बात करें, तो पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% कब किया गया था? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मार्च 2008 में दोस्तों, इस टाइम पे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे मार्च 2008 में, जो कि हमारा दूसरी निर्वाचित विधानसभा का दौर चल रहा था। भुवन चंद्र खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे। इसी समय पर दोस्तों महिलाओं के आरक्षण को पंचायतों में 50% कर दिया गया था। तो महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? मार्च 2008 में किया गया। कब? मार्च 2008 में। मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी जी थे। याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्न में से ध्यानती और श्यांति का संबंध किससे है? जौनसारी जनजाति से है, भोटिया जनजाति से है, थारू जनजाति से है या फिर राजी जनजाति से है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको आज की ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।